लोग लोग क्या कहती है ये मायने नहीं रखती, आप क्या करते हैं ये मायने रखती है। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिट्यूटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का क्या है लेक्चर का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे, साथ ही साथ एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा उसे एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए समझिए, ये एक प्रकार क्या है, मान लेंगे क्रिस्टल लैटिस है, ये सॉलिड है जिसका अवयवी कण ए एंड बी है, फिर बी ए बी और क्या है ए है। दूसरा एक और फिगर बनाते हैं, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा देखिए, ये एक प्रकार क्या है सॉलिड है, दूसरा प्रकार के ये सॉलिड है। इस सॉलिड का दो अवयवी कण, दो प्रकार के अवयवी कण है, एक है ए प्रकार का अवयवी कण और दूसरा क्या है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बी प्रकार की अवयवी कण होगी। तो इस सॉलिड में जो अवयवी कण की व्यवस्था है एक नियमित रूप से है, अर्थात ए के जस्ट बाद बी के जस्ट बाद ए के जस्ट बाद बी, यहाँ पे भी ए के जस्ट बाद बी के जस्ट बाद ए के जस्ट बाद बी, अर्थात ए के जस्ट बाद क्या होगा, बी होगा एवं बी के जस्ट बाद ए होगी। तो यहाँ पे नियमित रूप से व्यवस्थित है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, जब प्रार्थना में लोग लग जाते हैं, आप सभी प्रार्थना में लगते होंगे। याद कीजिए, जिस समय आप मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय प्रे में लगा करता था बच्चे, अभी भी क्या होते हैं प्रे में लगते हैं हम लोग। तो जिस समय क्या होता है प्रे में लगता है बच्चे, उस समय क्लास बाय क्लास एडजस्ट हो जाता है। जैसे क्लास 10th के बच्चे एक बैच में एक रो में, फिर क्लास 7 का 8 का 9th का 10th का, इस तरह से क्या होती है रो बाय रो व्यवस्थित हो जाती है। लड़कियां का अलग रो होता है, लड़का का अलग रो होता है। रो के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये कौन क्लास का बच्चा होगा। ठीक वैसे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या होता है नियमित रूप से व्यवस्थित होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। कभी कभी देखते होंगे हाइट के आधार पे बढ़ते क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं लोग। ठीक वैसे ही जितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसके सारे के सारे का अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होगा पूरे ठोस में। और ठोस को हम लोग साइंस के भाषा में, इस केमिस्ट्री के भाषा में क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसका अवयवी कण पूरे क्रिस्टल लैटिस में, ये अवयवी कण है ए एंड बी, क्या होगा अवयवी कण, ये अवयवी कण ये पूरे सॉलिड में, सॉलिड इट मींस क्रिस्टल लैटिस, पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। तो इस प्रकार के सॉलिड को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। इसका ढेर सारा आप एग्जांपल देखते होंगे, आप अपने साइकिल देखते होंगे, उस साइकिल की जो स्पोक है वो स्कोप भी क्या होती है पूर्ण रूप से नियमित रूप से व्यवस्थित होती है, चारों बल से कुछ इस तरह से होती है, चक्रीय होती है, यहाँ पे सेंटर होता है, इस तरह से पूरा स्पोक क्या होती है नियमित रूप से व्यवस्थित होती है। तो जो चीज नियमित रूप से व्यवस्थित होगा वे सारे के सारे क्या होंगे, बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, आप अभी क्या है क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में लड़का का एक ग्रुप है और लड़की का क्या है एक साइड से एडजस्ट किया गया है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, एक सीधी पंक्ति में आप बैठे हुए हैं बिल्कुल, लेकिन लड़कियां भी क्या है सीधी पंक्ति में बैठी हुई है। तो अभी बच्चे का अरेंजमेंट को कैसा कहेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, नियमित कहेंगे। लेकिन जब क्लास क्या होगी छुट्टी होगी तो आप इर्द गिर्द इधर उधर किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उस समय जब क्लास छूट जाती है उस समय बच्चे का व्यवस्था कैसा होगा, क्या बताएंगे, अनियमित होगी। तो अनियमित का ये एग्जाम्पल, जैसे ए बी प्रकार का तो है, लेकिन कौन किसके साथ एडजस्ट है ये पता ही नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार की जितने भी सॉलिड होगा उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। साइंटिफिक डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, बनाते हैं। वैसा सॉलिड जिसका अवयवी कण पूरे क्रिस्टल लैटिस में नियमित रूप से व्यवस्थित होगा, तो इस प्रकार के सॉलिड को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। 1 मिनट इसे थोड़ा देखिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं।
चलिए तो आगे देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल लैटिस में नियमित रूप से व्यवस्थित होगा, तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसका अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल लैटिस में अनियमित रूप से व्यवस्थित होगा, तो इस प्रकार के सॉलिड को क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे इंग्लिश में। जो क्या है इसका फिगर यहाँ पे है, ये इसका फिगर यहाँ पे लिखा गया है। अब चलिए पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते हैं, जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं अक्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच अंतर जानेंगे। तो पहला अंतर देखते हैं, इसके अवयवीकरण, इसका अवयवीकरण जैसे एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या होती है, नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। यहाँ पे देखिए एक नियम का पालन करते हुए व्यवस्थित है, ए के जस्ट बाद बी, बी के जस्ट बाद सी, ए फिर ए के जस्ट बाद बी, मतलब ए टाइप एवं बी टाइप के जितने भी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक नियमित रूप से व्यवस्थित है। लेकिन इस फिगर में देखिए आप खुद ही डिफिनेशन बनाइए, तो क्या बनाएंगे, इस प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में अवयवीकरण क्या होगा, अनियमित रूप से व्यवस्थित होगी। चलिए डिफिनेशन बनाते हैं, इसके अवयवीकरण पूरे क्रिस्टल लैटिस में, ये क्या है, इसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, इट मींस क्रिस्टल जालक में अनियमित रूप से व्यवस्थित होगा। यहाँ देखिए अनियमित रूप से व्यवस्थित है। दूसरा, ये जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड बोलेंगे। उदाहरण के रूप में जो इंसान पूरे जीवन का नियम का पालन करते हुए क्या करती है, लाइफ को जीती है, गुजारती है, उसे हम लोग आइडियल इंसान कहेंगे। लेकिन जो अवांछनीय काम करने लगती है, अर्थात वैसा काम जो हमारे समाज के लिए करना जरूरी नहीं है, वो काम करने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्या कहेंगे, वांछनीय कहेंगे। मतलब ये क्या करती है, रूल का पालन नहीं करती है। तो जो रूल का पालन करेगी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये रूल का पालन किया, नियमित व्यवस्था का पालन की, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रू सॉलिड बोलेंगे। ट्रू इट मींस सत्य ठोस कहेंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड, बताइए कैसे सत्य सॉलिड बोलेंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो रूल है उसका पालन करती है, नहीं ना करती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसे हम लोग असत्य ठोस, इंग्लिश में फॉल्स सॉलिड या स्यूडो सॉलिड या सुपरकूलेट लिक्विड कहा जाता है। इस साल जो गैस क्वेश्चन दिया गया था उसमें दिया गया था, आप अपने बड़े भाई से पूछिएगा, वो बताएंगे। और देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में 21 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, जो कल एग्जाम हुई है, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन एडाज किया गया था कि कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए कांच को अतिशीतलित द्रव इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका जो अवयवीकरण होगा ना, ये देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये कांच है, मान लेंगे कांच, और वो पुरानी कांच होती है, या कांच जो रहती है पुराने इमारत में आप देखते होंगे, पुरानी हवेली, जो भी पुराना घर होगा उसमें क्या होता है, कांच ऊपर की परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, एवं नीचे की परत मोटी हो जाती है, क्योंकि उसके अवयवीकरण में एक प्रकार की बहाव की प्रकृति होती है। अवयवीकरण में बहाव की प्रकृति होगी तो ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगी, मूव करेगी, और मूव करते करते इसकी अवयवीकरण क्या होता है, ऊपर से कुछ कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। और जब ऊपर की अवयवीकरण कम जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ऊपर पतली हो जाएगी एवं मोटे, नीचे क्या हो जाएगी, अवयवीकरण ज्यादा होने की वजह से नीचे मोटी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कांच को या जितने प्रकार के अक्रिस्टलीय सॉलिड का एग्जाम्पल होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, सुपरकूलेट लिक्विड कहा जाता है या सुपरकूलेट लिक्विड कहते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच, क्रिस्टलीय सॉलिड का, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, अर्थात ये किसी निश्चित शेप का होगा, जैसे ये ट्रायंगल के आकार का होगा या किसके आकार का, सर्कल के आकार का होगा, या मतलब किसी भी ज्यामिति आकृति का होगा, और एक निश्चित लेकिन होगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का बोलिए, जब अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगी तो क्या उसका निश्चित ज्यामिति आकृति होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए तीसरा डिफरेंस है इसका एमॉर्फस का, कि इसके ज्यामिति आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, अर्थात ये कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति को नहीं रखती है, किसी भी शेप में पाई जा सकती है। उसके बाद पढ़ेंगे चौथा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। देखिए उच्च क्यों होगी, क्योंकि इसका अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित है, और अवयवीकरण जब नियमित रूप से व्यवस्थित होगा तो अवयवीकरण के बीच जो बंधन बल होगी, ये बंधन बल काफी क्या होगी,
मजबूत होगी, और ये मजबूत बंधन बल होने के कारण इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जितना ज़्यादा एनर्जी इसके बंधन बल को तोड़ने के लिए चाहिए उतना ही क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ऊंच होगा। समझिए फिर से, मान लेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके अवयवीकरण क्या है, दो प्रकार का है, एक ए प्रकार का और बी प्रकार का। तो ए प्रकार एवं बी प्रकार नियमित रूप से व्यवस्थित है, और नियमित रूप से व्यवस्था के कारण क्या होती है, इसके बीच एक प्रकार का बॉन्ड बनती है, और ये बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड होती है, और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जितना ज़्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए उतना ही क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगी। क्योंकि देखिए ये सॉलिड स्टेट में है, जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो बॉन्ड अवयवीकरण के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब अवयवीकरण के बीच डिस्टेंस बनेगी तो धीरे धीरे ये पूरा सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के स्टेट में। ये जो पूरा सॉलिड है ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और हम लोग मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं, वो खास टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को प्राप्त करके कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो जाए, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का क्या कहलाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मान लेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो 100 डिग्री सेल्सियस को पार करके ये सॉलिड द्रव की अवस्था में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो ये तापमान इस सॉलिड का क्या कहलाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगी। बहुत मजबूत बंधन बल से बंधी होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफी उच्च होगा। लेकिन 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 किसका, क्रिस्टलीय सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निम्न होती है, अर्थात यह इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, एक किसी खास परास में होती है। जैसे 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 समझिए रबर को जब आप क्या कीजिएगा, पिघलाइएगा, तो देखिएगा वो टेम्परेचर के एक खास रेंज में पिघलती, किसी खास टेम्परेचर पे वो नहीं पिघलती, एक रेंज में। उदाहरण के तौर पे देखेंगे 40 से लेकर, और मान लिए हैं ये 50 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर प्राप्त करके क्या करती है, गलना स्टार्ट कर देती है। कौन, रबर। तो रबर जो होगा वो 40 डिग्री पे भी पिघलेगी, 41 पे भी पिघलेगी, 42 पे भी पिघलेगा, 43 पे भी, 49 पे भी पिघलेगा, और साथ ही साथ किस पे पिघलेगी, बिल्कुल आप सही बता रहे, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघलेगी। तो ये तो एक रेंज हो गया ना, कोई खास टेम्परेचर तो नहीं हुई, बिल्कुल समझ रहे हैं आप, नहीं तो देखिए समझेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। इसका गलनांक निम्न होती है, निम्न भी होती मतलब कम भी होती है, साथ ही साथ कोई फिक्स नहीं होता कि कितना होगा, ये एक रेंज में होता है। इसका यूज ढेर सारा यूज आप करके आए हैं स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में क्लास 10th के अंतर्गत आपको वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस टाइप का पढ़े होंगे, उसमें आप लोग रेंज के बारे में थोड़ा सा समझे थे। तो चलिए उसके बाद समझ आगे जानते हैं। जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, अर्थात संपीडीय नहीं होती है, असंपीडीय होता है। असंपीडीय क्यों होता है, क्योंकि इसके अवयवीकरण एक मजबूत बंधन बल से क्या होती है, बंधी होती है, और मजबूत बंधन बल से बंधे के कारण इसको क्या करेंगे, प्रेशर लगा के दबाएंगे, तो क्या इसका साइज कमेगी, बिल्कुल नहीं कमेगी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका अवयव ये जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड वो इनकम्प्रेसिबल या असंपीडीय होता है। जैसे यहाँ देखिए इसके अवयवीकरण मजबूत बंधन बल से बंधी हुई है, मजबूत बंधन बल से बंधी हुई है, तो इसको जब हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर देखिए इसके साइज को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटेगी नहीं, घटेगी। अच्छा क्यों नहीं घटेगी, क्योंकि ये इसका जो बंधन बल होती है काफी मजबूत होती है। लेकिन हम लोग किसके पास आ जाते हैं, एमॉर्फस के पास। तो एमॉर्फस का देखिए अवयवीकरण अनियमित रूप से व्यवस्थित है, और अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इसके बीच जो बंधन बल होती है वो काफी क्या होती है, कमजोर होती है, और कमजोर बंधन बल होने के कारण इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम लोग क्या लेंगे, रबर लेंगे, प्लास्टिक लेंगे, इस सबको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग छठा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये सममितीय सिमेट्री को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज होता होगा कि सममिति किसे कहेंगे, तो इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए ये एक क्या है, बुक है, इस बुक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बुक को ऐसे करके क्या कर दिए, खोल दिए, और फिर से क्या करेंगे, इसको ढक दिए, क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए। तो देखिएगा ये साइज और ये साइज, ये इस साइड को देखिए और इस साइड को देखिए, तो ये साइड इस साइड का, ये साइड इस साइड का सममिति है, अर्थात एक रूप है। सममिति का मतलब क्या हो, रूप सेम, जिसका रूप क्या हो, सममिति, रूप सेम। ये जैसा है वैसा ये है, ये एक दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया है, ये इसको पूर्ण रूप से ढक लेती है, ये भी इसको क्या करती है, पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो बताएंगे जितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका एक निश्चित ज्यामिति होती है। देखिए इसका एक निश्चित ज्यामिति हो, क्या इसका ज्यामिति आकृति अपने आप बढ़ेगी या घटेगी, नहीं ना बढ़ेगी, घटेगी। इसीलिए इस बुक पे कोई और इसी साइज का बुक ला देंगे तो ये बुक क्या कर लेगा, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगी, और एक साइज से देखने पर एक ही दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देखिए इसका बीच वाला पार्ट को काट देंगे, वैसे अभी काटेंगे नहीं, बस आप समझिए
कि ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, ये दोनों पार्ट को एक दूसरे पर रख दिए। अब इस साइड से देखने पे कितना पार्ट दिखाई देती है? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, एक पार्ट ही दिखाई देती है। इस दूसरा साइड से भी देखिए तो कितना पार्ट दिखाई देगी? एक पार्ट ही दिखाई देगी। तो बताएंगे कि ये जो पार्ट है, ये दोनों, ये और ये एक दूसरे क्या कहलाएगी? सममिति कहलाएगी। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है उसकी एक निश्चित ज्यामिति होने के कारण ये सममिति प्रदर्शित करती है, जैसे इंग्लिश में कहेंगे सिमेट्री। ये 3 प्रकार की सिमेट्री को प्रदर्शित करती है। आगे के क्लास में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, आप मेंशन कर दीजिए, अगला वीडियो लेक्चर में इसे समझा दिया जाएगा। 3 प्रकार का क्या करती है? सिमेट्री प्रदर्शित करती है। कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। पहला होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सतहीय, सतह के आधार पे क्या होती है? सिमेट्री प्रदर्शित करती है, जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। दूसरा सेंटर, केंद्र के आधार पे, उसके केंद्र के आधार पे क्या करती है? सिमेट्री प्रदर्शित करती है, इसलिए बोलेंगे केंद्रीय सममिति। एवं अक्सेस, अक्ष के आधार पे, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष के बारे में अभी तक आप लोग जानते हैं। तो तीनों एक्सेस के बारे में क्या करती है? एक्सेस से उसकी सिमेट्री प्रदर्शित होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या प्रदर्शित करती है? 3 प्रकार की सिमेट्री प्रदर्शित करती है। फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज, बोलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड थर्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जबकि जितने प्रकार की अक्रिस्टलीय ठोस होती है, अर्थात जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगी। अब बताइए खुद ही, जब निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगी तो क्या सिमेट्री प्रदर्शित करेगी? एक दूसरे की सिमिलरता होगी? नहीं ना होगी। इसलिए बोलेंगे जितने प्रकार के अक्रिस्टलीय ठोस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या प्रदर्शित नहीं करती है? बिल्कुल सही, सिमेट्री प्रदर्शित नहीं करती है। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके और इसे लिख लीजिए। अब हम लोग आगे का प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमॉर्फस सॉलिड का पढ़ेंगे एवं उस दोनों के बीच का क्या करेंगे? डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। 7वां प्रॉपर्टीज, इसका गलनांक तीक्ष्ण एवं स्पष्ट होती है, अर्थात शार्प होती है। ऐसा क्यों होती है ये जानेंगे। पीछे हम लोग जाने हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो अवयवीकरण होगी वो पूरे क्रिस्टल में क्या होगी? नियमित रूप से व्यवस्थित होगी, नहीं तो नियमित रूप से व्यवस्था के कारण इसके अवयवीकरण के बीच जो बंधन बल होती है काफी मजबूत हो जाती है। तो इसको तोड़ने के लिए किसी खास टेम्परेचर चाहिए। जैसे मान लेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो काफी हार्ड है। हार्ड क्यों? क्योंकि इसके अवयवीकरण क्या है? बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से बंधी है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पीछे वाले जो बच्चे बैठे हुए पीछे बेंच के, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अस्पष्ट होगी। क्यों अस्पष्ट होगी? क्योंकि इसके बीच जो बंधन बल होती है बहुत मजबूत होती है, और जितना ज्यादा मजबूत बंधन बल उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा क्या? एनर्जी। बिल्कुल सही। तो इसको तोड़ने के लिए मान लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो 200 डिग्री सेल्सियस इस सॉलिड का क्या कहलाएगी? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगी। इससे कम पे क्या इसके बीच का बंधन बल टूटेगी? नहीं ना टूटेगी। जब बंधन बल टूटेगी तब तो वो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। इसीलिए बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? निश्चित होती है। लेकिन जितने एमॉर्फस सॉलिड है, जैसे एमॉर्फस सॉलिड का ये एग्जांपल देख लेंगे, इसका अवयवीकरण क्या है? पूरे क्रिस्टल लैटिस में नियमित रूप से व्यवस्थित है, नहीं है ना। इसीलिए इसको तोड़ने के लिए मजबूत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कोई स्पष्ट एनर्जी भी नहीं चाहिए। किसी रेंज पे, जैसे कि पिछले देखे थे पीछे वाली प्रॉपर्टीज में कि ये 40 से लेकर और 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है? पिघलती है। जैसे क्या? रबर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगी? पिघलेगी। तो अर्थात ये किसी खास रेंज पे होगा, इसलिए कहेंगे इसका गलनांक तीक्ष्ण एवं स्पष्ट नहीं होता है, कोई शार्प नहीं होती है। ये टेम्परेचर के किसी खास रेंज पे क्या करती है? पिघलती है। जैसे रबर होगा, प्लास्टिक होगा, पिच होगा, कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगा, ढेर सारा क्या था? एग्जाम्पल था जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमॉर्फस सॉलिड का डिफिनेशन बताया गया था, उस समय बताए थे। आप उस वीडियो को एक बार क्या कर लीजिएगा? रिकॉल देख लीजिएगा, ताकि आपका ये कंसेप्ट रिकॉल हो जाए, फिर से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होती है, और नियमित रूप से व्यवस्था के कारण क्या कर सकते हैं? लंबा बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आप जिस घर में बैठे हैं उस घर का दीवार को देखिए, देख रहे हैं? बिल्कुल। बोलिए दीवार का मुख्य अवयवीकरण क्या है? ईंट है ना।
बिल्कुल। ईंट देखिए किस तरह से व्यवस्थित है, नियमित रूप से व्यवस्थित है, नियमित रूप से व्यवस्थित है, इसलिए तो लंबी दीवार बनी है। अगर नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगी, टेढ़ा मेढ़ा व्यवस्थित होगा, तो क्या लंबा दीवार बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अवयवी का नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगा तो वो गिर सकती है। ठीक है, वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी अवयवी कण होते हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस में नियमित रूप से व्यवस्थित होती है। नियमित रूप से व्यवस्था के कारण ये लॉन्ग रेंज में दीर्घप्रासी होती है, मतलब लंबी दीवार बना सकते हैं। अगर ईंटा को नियमित रूप से व्यवस्थित करेंगे तो वो क्या होगा? लंबा दीवार बनेगी। ठीक वैसे ही जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है सारे के सारे अवयवी कण क्या होता है? नियमित रूप से व्यवस्थित होती है। अनियमित रूप से व्यवस्था के कारण क्या होता है? लंबा दीवार बनती है। जैसे हम फिगर में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये ए है, फिर बी है, फिर ये ए है, फिर बी है। यहाँ देखिए बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ये है। इसको साइज को और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे क्या करेंगे, अवयवी कण लगाते जाएंगे। यहाँ पे अवयवी कण लगाए तो यहाँ पे बी प्रकार का होगा, ए होगा, फिर बी होगी, फिर ए होगी, फिर से बी, ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर क्या होगी? बी होगी। एक नियमित रूप से व्यवस्थित है जिस वजह से प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे को एक बंधन बल से जोड़ी हुई रहती है। जैसे कि ईंटा, प्रत्येक ईंटा एक दूसरे से के सपोर्ट में होती है, कंटेक्ट में होती है, जिसके कारण सब एक दूसरे को आपस में बांध कर रखती है। और जब ईंटा बांध कर रखेगी तो लंबी दीवार बनेगी। वैसे ही जब अवयवी कण एक दूसरे को सपोर्ट करेगी तो लंबी क्या बनती है? लॉन्ग रेंज में व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड, जितने प्रकार के एमॉर्फस सॉलिड है उसके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए नियमित रूप से व्यवस्था नहीं है, और जब नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगी तो लंबी दीवार बना सकते हैं। ईंटा को जब हम नियमित रूप से नहीं एडजस्ट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो क्या लंबी दीवार बनेगी? नहीं ना बनेगी। इसीलिए कहेंगे जितने प्रकार के क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड है सारे के सारे क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज लघु प्रासी व्यवस्था में व्यवस्थित होती है, क्योंकि इसकी अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। नियमित रूप से व्यवस्था के कारण लंबा हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्रिस्टल सॉलिड नहीं बना सकते हैं। अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक खास प्रॉपर्टीज का काफी डिटेल से स्टडी किया गया था, समदेशिक और विषमदेशिक। तो जितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसकी अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होगी, और नियमित रूप से व्यवस्था के कारण किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ए डायरेक्शन में जाएंगे तो ए प्रकार का मिलेगी, बी डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगी? बी प्रकार का, सी डायरेक्शन में जाएंगे तो सी प्रकार का। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, ये बी डायरेक्शन में, ये सी डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, तो इस प्रकार के सॉलिड को विषम देशिक बोलेंगे। विषम का मतलब होता है क्या? अलग अलग, देशिक मतलब दिशा। वैसा सॉलिड जिसका अवयवी कण या जिसका अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित हो, साथ ही साथ उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को अगर अलग अलग दिशा मापा गया है, जैसे ए डायरेक्शन में मापा गया है तो ए प्रकार का मिलेगा, बी डायरेक्शन में मापेंगे तो बी प्रकार का, सी डायरेक्शन में मापेंगे तो सी प्रकार का, तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बता रहे हैं, विषमदेशिक सॉलिड बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि विषमदेशिक सॉलिड क्या होगा तो क्या बताइएगा? वैसा सॉलिड जिसका कुछ भौतिक गुणधर्म जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर अलग अलग डायरेक्शन में क्या आती है? अलग अलग प्रकार की आएगी। तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए विषमदेशिक सॉलिड बोलेंगे। उसके बाद बताइए क्या क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो प्रदर्शित करती है, लेकिन क्या एमॉर्फस सॉलिड प्रदर्शित करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल आप सही बता रहे, क्योंकि उसके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं है। नियमित रूप से व्यवस्था के नहीं होने के कारण वो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो सिमिलर दिखाई देगी। जैसे भीड़ का कोई शकल होता है, भीड़ में किसी स्पेशल इंसान को पहचान सकते नहीं पहचान सकते, उसमें लड़का की संख्या कितना है, लड़की की संख्या कितना है, वृद्ध का संख्या कितना है, ये भी काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ में स्पष्ट संख्या ही पता नहीं चलती है, भीड़ में कौन डायरेक्शन में निकलना है ये भी पता नहीं चलती। इसलिए बोलेंगे कि इसका कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, अलग अलग डायरेक्शन में क्या आती है? अलग अलग प्रकार का होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होता है? समदेशिक प्रदर्शित करती है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रकार का आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रकार की आएगी, इसलिए ये विषमदेशिक। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? समदेशिक प्रदर्शित करती है। वीडियो लेक्चर के माध्यम से खास करके एमॉर्फस सॉलिड को स्पष्ट रूप से बताया गया है, आप उसे क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। अब हम लोग 10वां प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको चाकू या किसी भी तेज धार यंत्र से काटिएगा। जैसे पनीर को काटे हैं आप कभी? पनीर खाए होंगे, पनीर को आपके घर में जो बनाते होंगे भोजन देखिएगा, या आप खुद भी कभी कभी बनाते होंगे,
या कभी क्या स्टूडेंट लाइफ में तो क्या होता है, खुद से ही खाना भी बनाना पड़ता है। तो देखिएगा पनीर को जब काटा जाता है तो उसका कटा हुआ भाग कैसा होता है, चाकू से काटेंगे या किसी तेजधार यंत्र से काट देंगे तो कटा हुआ भाग कैसा होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कटा हुआ भाग बिल्कुल प्लेन होती है। तो वैसा सॉलिड जिसको हम लोग चाकू या किसी तेजधार यंत्र से काटेंगे और कटा हुआ भाग क्या होगा, बिल्कुल प्लेन निकलेगी। जैसे देखिए इस मार्ग को काट देंगे, ये मान लेंगे एक कैंची है, तेजधार है, इसको काटेंगे तो कटा हुआ भाग जो यहाँ से कट जाएगी भाग, ये दोनों अलग हो जाएगा। अब कटा हुआ भाग को दिखाएंगे तो क्या होगा, अब कटा हुआ भाग बिल्कुल प्लेन होगी। तो इस प्रकार के जितने भी सॉलिड होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो स्पष्ट वितरण प्रदर्शित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पनीर देखिए, जितना प्रकार का मेटल है, सोडियम है, उसको काट के देखिएगा कटा हुआ भाग क्या निकलेगी, प्लेन निकलेगी। इसलिए कहेंगे जितने प्रकार के क्रिस्टलीय सॉलिड है वो स्पष्ट वितरण क्लीन क्लीवेज देती है। लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या झामा देखें, रबड़ देखें, प्लास्टिक देखें, प्लास्टिक ये सब को क्या करेंगे, काटेंगे तो कटा हुआ भाग बिल्कुल प्लेन निकलेगी, नहीं ना निकलेगी। इसीलिए ये क्या होगा, स्पष्ट वितरण देगी, बिल्कुल नहीं देगी। सही बता रहे हैं आप। जितने प्रकार के अक्रिस्टलीय सॉलिड या एमॉर्फस ठोस होता है वो स्पष्ट वितरण नहीं देती है, जैसे प्लास्टिक, रबड़, ETC, ढेर सारा इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद एक खास वीडियो लेक्चर में हम लोग बताए थे कूलिंग कर्व, काफी डिटेल से स्टडी थी। कूलिंग का अर्थ होता है ठंडा करना, जैसे हिंदी होगा शीतलन वक्र। शीतलन का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। और उसके बाद वक्र एक प्रकार का ग्राफ निकली, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए वाष्प है और वाष्प को हमें क्या बनाना है, सॉलिड के टर्म में लाना है, वो भी कठोर सॉलिड बनाना। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे कि टेम्परेचर निकालेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, टेम्परेचर उससे निकालेंगे। जब टेम्परेचर निकालेंगे तो जो वाष्प का कण होगा उसका अवयवी कण से टेम्परेचर निकलेगी तो आपस में क्या होगी, संघनित होगी। और जब भी क्या होगा, संघनित होगा तो अवयवी कण पास में आएगी। पास में जब आएगी तो वाष्प किस में बदलेगी, लिक्विड में बदलेगी। फिर से क्या करना, उसको सॉलिड के टर्म में लाना, तो टेम्परेचर फिर से घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही, टेम्परेचर घटाएंगे। और जब टेम्परेचर घटेगी तो वाष्प जो पानी लिक्विड बन गई थी उसका अवयवी कण और एक दूसरे के पास पास आते जाएगी और एक दूसरे से चिपक जाएगी तो सॉलिड का निर्माण होगा, बर्फ बन जाएगी। और फिर बर्फ को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो कठोर बर्फ बन जाएगी। तो इससे क्या मिलती है, एक ग्राफ बनती थी। ये ग्राफ में टेम्परेचर को देखिए, वाष्प अवस्था में था, वाष्प से क्या बना दिए, यहाँ देखिए वाष्प से टेम्परेचर थोड़ा निकाल दिए तो अभी कण पास आने लगी, बहुत पास आ गई। तो ये था वाष्प, वेपर था। फिर अभी इसके टेम्परेचर को घटा दिए, टेम्परेचर घटाए क्या किस में चेंज हो गई, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो गई। जब तक पूरे वाष्प किस में ना चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज नहीं हो जाए, उस समय तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये टेम्परेचर घट रही है, अब ये क्या हुआ, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर गई तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फिर से क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तब तो सॉलिड में चेंज होगा। तो इसका अवयवी कण और पास आ गई, बहुत ज्यादा पास आ गई, बहुत ज्यादा पास, इसलिए बोलेंगे ये किस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड सॉलिड में चेंज नहीं हो जाए उस समय तक टेम्परेचर क्या रहेगी, बिल्कुल सही, कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हो गई। जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिए वो टेम्परेचर किस में चला गया, बिल्कुल आप सही बता रहे, अवस्था परिवर्तन में। जैसे यहाँ वाष्प से लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड से सॉलिड में, तो ये अवस्था परिवर्तन हो रही है। इस परिवर्तन में एक्स्ट्रा टेम्परेचर चल जाती है। आप फिर से इस सॉलिड को क्या करेंगे, और इस बर्फ को आइस के टर्म में आ गई है ये लिक्विड, तो इसलिए इसको सॉलिड भी बोल सकते हैं। और जब कठोर सॉलिड बनाना तो और टेम्परेचर घटा देंगे, मान लेंगे कि -डिग्री टेम्परेचर, तो टेम्परेचर घट रही है। एक खास टेम्परेचर आएगा जिसमें पूरा सॉलिड जो आइस होगा कठोर बर्फ में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से एक ग्राफ मिलती है। इस ग्राफ में देखिएगा, खास ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे किसको रखे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अवस्था को रखे हैं। तो एक ग्राफ मिलती है जो असतत होती है। क्या ये सतत है, नहीं है, इसलिए बोलेंगे जितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसके कूलिंग कर्व का जो ग्राफ होगी वो क्या होगी, असतत होगी। लेकिन यही प्रयोग किस में करेंगे, क्रिस्टलीय सॉलिड और क्रिस्टलीय सॉलिड में करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड में, तो उसका कूलिंग कर्व की ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सतत रूप से घटते जाएगी अवस्था, क्योंकि इसमें कोई चेंज होता नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उससे एनर्जी निकलते जाएगी और वो सॉलिड की टर्म में आते जाएगी। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को आप क्या कीजिए, कई बार देखिए। जो भी कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, और इसे क्या कर दिया जाएगा, अगला वीडियो लेक्चर के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।